BSc क्लासेस फॉर केमिस्ट्री टुडे। आज हम लोग केमिस्ट्री के सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग, चूँकि इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। आप उसका आंसर लिखिएगा और फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में मोस्टली आप देखेंगे कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलते हैं, न्यूमेरिकल नहीं है। और क्वेश्चन जो आएंगे तो कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड आएंगे। तो आइए हम लोग इस पर वन बाय वन पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इसके बाद उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिसॉर्प्शन। तो आप टॉपिक के डिटेल्स में फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन के बारे में अच्छी तरह से पढ़े हैं। केमिसॉर्प्शन में आप 5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं, उसमें से कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो इसका कोई भी 2 पॉइंट लेकर के 1-1, 2-2 लाइन में उसका लिख देंगे, आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जैसे सेकंड क्वेश्चन में दे रहा है कि व्हाई डज फिजिसॉर्प्शन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यानी फिजिसॉर्प्शन जो होता है उसको टेम्परेचर बढ़ाने पर क्यों डिक्रीज करता है। तो इसका भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आप जानते हैं कि एड्जॉर्प्शन जो होता है, या बेसिकली यहाँ पर फिजिसॉर्प्शन की बात है, तो फिजिसॉर्प्शन जो होता है वो बेसिकली आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम लिख सकते हैं कि फिजिसॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप जानते हैं कि कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ली चैटेरियल प्रिंसिपल के अनुसार उसका रेट डिक्रीज करेगा, और अगर एंडोथर्मिक होगा तो उसका रेट इंक्रीज करेगा। तो चूँकि फिजिसॉर्प्शन आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर ली चैटेरियल प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इसका रेट डिक्रीज करेगा। हो गया, बात खत्म। अब इसके बाद उसका 5.3 क्वेश्चन है कि व्हाई आर पाउडर्ड सब्सटेंसेज मोर इफेक्टिव एडजॉर्प्शन दैन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। तो इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके थे कि जब एडजॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, और सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ एडजॉर्प्शन का रेट बढ़ता है। तो अगर किसी भी चीज़ को क्रिस्टलाइन फॉर्म में रखेंगे तो उसका जितना सरफेस एरिया होता है, अगर उसको पाउडर्ड कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण एडजॉर्प्शन का रेट भी इंक्रीज कर जाता है। तो यही आपको लिखना है कि व्हेन एडजॉर्बेंट्स आर इन पाउडर्ड फॉर्म देयर सरफेस एरिया इंक्रीजेज एज कंपेयर टू देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। That's why when the substances are powdered, they show fast adsorption and hence are more effective adsorbent than their crystalline forms. Okay? अब इसके बाद इसके कुछ और क्वेश्चन हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये दिया हुआ है 5.4। तो 5.4 में कह रहा है कि इन हेवर्स प्रोसेस हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाई रिएक्टिंग मीथेन विथ स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ NiO निकल ऑक्साइड एज कैटलिस्ट। द प्रोसेस इज नोन एज स्टीम रिफॉर्मिंग। व्हाई इज नेसेसरी टू रिमूव CO व्हेन अमोनिया इज ऑब्टेन्ड बाई हेवर प्रोसेस। तो देखिए, इस रिएक्शन में जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिपेयर हो रहा है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर आपको इस प्रोसेस में काम करता है पॉइजन का। आप कैटलिस्ट के लिए हेल्पिंग
सब्सटेंस जो हैं, तो उसमें दो तरह की बात आप देखें, एक टाइप के प्रोमोटर्स होते हैं और एक टाइप के पॉइजन्स होते हैं। प्रोमोटर्स कैटलिस्ट के एक्शन को बढ़ाते हैं और पॉइजन्स कैटालिटिक एक्शन को डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में CO जो होता है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, वो पॉइजन का काम करता है और प्रोमोटर और जो मोलिब्डेनम प्रोमोटर के रूप में यूज किया जा रहा है उसको, और आयरन के कैटालिटिक एक्शन को डिक्रीज कर देता है, किल करने लगता है। इसलिए CO को हम वहाँ से हटाना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि CO को अगर नहीं हटाया जाएगा तो कैटालिटिक एक्शन को कम कर देगा, जिससे आपका प्रोडक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। ओके। इसके अलावा इसमें जो CO है वो आयरन के साथ मिल करके एक कंपाउंड भी बनाता है। तो आप वहाँ पर नोट कर सकते हैं कि एक तो जवाब दे दीजिएगा कि CO जो होता है बेसिकली पॉइजन का काम करता है और कैटालिटिक एक्शन और प्रोमोटिंग एक्शन को डिक्रीज करता है, इसलिए उसको हटाना ज़रूरी होता है। सफिशिएंट आंसर यही हो गया। और उसमें थोड़ा और जोड़ना चाहते हैं तो CO जो होता है, जो उसमें आयरन मिलाया गया है तो कैटालिटिक एक्शन के लिए, तो आयरन के साथ रिएक्शन करके आयरन कार्बोनोइल FeCO5, इसको हम लोग बोलते हैं आयरन कार्बोनिल, ये बना लेता है। तो इसलिए आपका प्रोडक्शन कम होने लगता है, तो इसलिए CO को वहाँ से रिमूव करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज द एस्टर हाइड्रोलिसिस स्लो इन द बिगनिंग एंड बिकम्स फास्टर आफ्टर सम टाइम। तो देखिए 5.5 में थोड़ा सा हिंट्स के तौर पर आप देख लीजिए, जो बेसिकली ये रिएक्शन जो होता है हाइड्रोलिसिस, एस्टर का हाइड्रोलिसिस, तो एस्टर का फॉर्म तो आप जान रहे हैं कि RCOOR- है, एस्टर का फॉर्म है। ये H2O के साथ जब मिलाया जाता है तो इसका हाइड्रोलिसिस होता है। अब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनता है, तो इसमें देखिए ये पार्ट जो है किसी न किसी एसिड से आया होगा और ये आपका एल्काइल ग्रुप है। एसिड में ये पार्ट कब आया है, जब एसिड में से हाइड्रोजन हटा होगा, यानी इसका करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग एसिड कहीं ना कहीं होगा RCOOH, और ये R- जब इसमें मिला होगा तो ये H आपका हट गया होगा और ये पार्ट आया है जो एस्टर है और एल्काइल के साथ मिला हुआ है। तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस में वाटर मोलिक्यूल स्प्लिट हो जाते हैं अपने आयंस में। तो वाटर मोलिक्यूल जब स्प्लिट होते हैं तो क्या मिलेगा हमको, H+ मिलेगा। वाटर के हाइड्रोलिसिस से हमको क्या मिलेगा, टूटेगा तो H+ देगा और OH- देगा। तो ये H+ जो है ये आकर के इसमें मिल जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाता है, RCOOH हो गया, और प्लस में ये भी आपका कोई एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप है और इसमें का OH मिला तो हमारा क्या हो गया, R-OH लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका एस्टर था, एस्टर, ये आपका वाटर था, और यहाँ पर क्या बन गया, एसिड बन गया। ये आपका ऑर्गेनिक एसिड हो गया, और इसके बाद इसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, और ये क्या हो गया आपका, एल्कोहल हो गया, ये एल्कोहल हो गया। तो जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है तो इसमें एसिड बनता है, करस्पॉन्डिंग एसिड जो यहाँ पर एस्टर का ग्रुप होगा वो एसिड बनेगा, और एल्काइल का एल्कोहल बनता है, एल्केनॉल बनता है। तो अब इस रिएक्शन में क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन होता है तो इसमें आपका शुरू में स्लो रेट रहता है और बाद में फास्ट हो जाता है, क्यों? तो एक कॉमन सेंस की बात है कि कोई रिएक्शन अगर फास्ट हो रहा है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि उसमें कुछ कैटालिटिक एक्शन बढ़ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टडीड चैप्टर। इस चैप्टर में जो आप कैटालिटिक एक्शन पढ़े हैं तो आप देख रहे हैं कि कहीं अगर कोई रिएक्शन है और वो रिएक्शन आपका स्लो है, बाद में इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब कि किसी न किसी कारण से उसमें कैटालिटिक एक्शन इंक्रीज कर रहा है। इतना क्लियर है?
तो अब इसमें क्या होता है, दूसरा तो कोई एडिंग करने की बात दी नहीं गई है। तो इसमें होता क्या है कि जब हाइड्रोलिसिस होना शुरू होता है तो शुरू में H+ आयन इसमें नहीं रहता है, लेकिन जब H2O टूट करके आपका H+ आयन जो देता है, इसमें H+ आयन जो मिलता है, ये H2O के डिकम्पोजिशन से प्लस OH- मिल रहा है यहाँ पर। तो जो H+ आयन है यही ऑटो कैटालिस्ट का काम करता है, ऑटो कैटालिस्ट का काम करता है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने लगता है, यानी उसका ऑटो कैटालाइसिस होने लगता है उस रिएक्शन में। तो ऑटो कैटालाइसिस के कारण शुरू में उसका रेट कम होता है और बाद में धीरे धीरे फास्ट होते जाता है। तो आपका आंसर क्या हुआ कि द एस्टर ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो इसमें आप लिखेंगे तो लिखेंगे कि इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन द बिगनिंग H+ आयन इज एब्सेंट, बट व्हेन the reaction starts H+ ion is splitted, that acts as autocatalyst and increase the rate of reaction. That's why the ester hydrolysis is slow in the beginning and becomes faster after some time. तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। इसके बाद दिया हुआ है 5.6 में कि व्हाट इज द रोल ऑफ डिसॉर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटालाइसिस। कैटालाइसिस के प्रोसेस में डिसॉर्प्शन का क्या रोल होता है। तो आप जानते हैं, इसके पहले वाले हम लोग पॉइंट वाइज डिटेल्स पढ़े थे चैप्टर में, तो उसमें पढ़ चुके हैं कि कहीं भी जब कैटालाइजेशन होता है तो उसमें दो तरह की बात होती है। सबसे पहले एक स्टेप में एडजॉर्प्शन होता है और उसके बाद एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं फॉर्म्ड होते हैं, और इसके बाद उनका डिसॉर्प्शन होता है। तो यहाँ क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कैटालिटिक एक्शन में डिसॉर्प्शन क्यों जरूरी है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो डिसॉर्प्शन जो होता है, जब एडजॉर्प्शन हुआ, एडजॉर्प्शन के बाद न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद उसको हटाना जरूरी होता है एडजॉर्बेंट के सरफेस पर से, क्योंकि एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स जो होते हैं उनके सरफेस पर शुरू में जो आकर के एक्टिव सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस में फॉर्म हो गए, उसके बाद जब वहाँ से उनको रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, तो फिर वो सरफेस खाली हो जाता है, जिससे अदर पार्टिकल्स जो है रिमेनिंग पार्टिकल्स वो आकर के फिर से अपने पूरे प्रोसेस को रिपीट करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। तो डिसॉर्प्शन के कारण जो एक्टिव कंपाउंड्स बने हुए हैं एडजॉर्बेंट के सरफेस पर, तो वो डिटैच कर दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं, और इसलिए नए पार्टिकल्स को एक्शन के लिए न्यू प्लेटफॉर्म, न्यू स्पेस और न्यू एरिया मिल जाता है या न्यू सरफेस मिल जाता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाता है। इसलिए डिसॉर्प्शन जरूरी है, नहीं तो एक बार होगा एडजॉर्प्शन, रिएक्शन होगा, उसके बाद अगर डिसॉर्प्शन नहीं हो तो डिसॉर्प्शन नहीं होने के कारण क्या होगा कि वहाँ पर अब वो सब्सटेंस वहीं स्टिक कर जाएगा एडजॉर्बेंट के ऊपर, तो इसके बाद फर्दर रेट ऑफ रिएक्शन का इंक्रीज नहीं हो पाएगा, रिएक्शन अप्रॉक्सीमेटली किल होने लगेगा। तो इसलिए डिसॉर्प्शन प्रोसेस का भी होना जरूरी है, ताकि बनते जाएं सब्सटेंस और वहाँ से उसको फिर रिमूव करते जाएं, क्योंकि नया सरफेस मिलते जाए रिएक्शन के लिए, तो इसीलिए ज़रूरी होता है। इसके बाद इसका और है, एक दो क्वेश्चन है इसमें, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 5.7। तो ये कह रहा है कि व्हाट मॉडिफिकेशन कैन यू सजेस्ट इन द हार्डी-स्क्विज लॉ। तो अब 7 नंबर में क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग लिख लिए हैं कि व्हाट मॉडिफिकेशन कैन यू सजेस्ट इन द हार्डी-स्क्विज लॉ। तो अकॉर्डिंग टू हार्डी-स्क्विज लॉ, the ion carrying charge opposite to the charge on the soil particles neutralizes their charge and thus cause their coagulation or precipitation। यानी इस लॉ के अनुसार जो आयंस हैं जो अपोजिट चार्ज कैरी कर रहे हैं, सोल में जो चार्ज है उसके अपोजिट चार्ज कैरी करने वाले जो आयंस उसमें मिलाए जा रहे हैं, तो वो मिलाने पर उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं, जिसके कारण कोएगुलेशन होता है। तो अब
ये लॉ तो इतना ही कहता है कि कोएगुलेशन होता है, जो एडिंग सब्सटेंस का चार्ज है वो न्यूट्रलाइज करता है और उसके कारण कोएगुलेशन हो जाता है। लेकिन इसमें होता ये है कि बट एक्चुअली द सोल कैरिंग द आयंस ऑल्सो गेट कोएगुलेटेड सिंस द आयंस न्यूट्रलाइज देयर चार्ज। तो सोल के अंदर भी जो पार्टिकल्स हैं वो भी न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं। क्यों? कि वो अपोजिट चार्ज लेते हैं। तो बट एक्चुअली द सोल कैरिंग दीज आयंस ऑल्सो गेट कोएगुलेटेड सिंस आयंस न्यूट्रलाइजेज देयर चार्ज। यानी जो सोल मिलाए गए हैं, जो जिसमें मिलाया जा रहा है सब्सटेंस और जो सोल है, वो दोनों के दोनों कोएगुलेट होने लगते हैं, क्योंकि दोनों के आयन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने लगते हैं। तो इसलिए उस रूल को हम लोग मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि व्हेन इक्विमोलिक्यूलर प्रोपोर्शंस ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज सोल्स आर मिक्स्ड दे म्यूचुअली न्यूट्रलाइज देयर चार्ज एंड बोथ गेट कोएगुलेटेड। जो मिलाए जा रहे हैं और जो सोल पहले से लिया गया है, दोनों के आयंस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और इसलिए दोनों के दोनों कोएगुलेट हो जाते हैं। यही इसमें रेक्टिफिकेशन हो सकता है। अब इसके बाद 5.8 जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन का लास्ट है वो दिया हुआ है कि वाई इज इट एसेंशियल टू वॉश द प्रेसिपिटेट विथ वाटर बिफोर एस्टिमेटिंग इट क्वांटिटेटिवली। तो देखिए, एक सिंपल सी बात है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब भी हम करते हैं तो जिस चीज़ को भी फाइंड आउट करना है उसको प्योर फॉर्म में प्राप्त करना ज़रूरी होता है। और जब हम ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कराते हैं तो उसमें ऐसा चांस रहता है कि प्रेसिपिटेट के साथ उनके सरफेस पर कुछ अदर पार्टिकल्स, अदर मोलिक्यूल्स, एडरस और इम्प्यूरिटीज के रूप में एडजर्व हो सकते हैं। इसलिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस के समय, क्वालिटेटिव में तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, थोड़ा सा माइनर रहेगा, इम्प्यूरिटी तो चलेगा, लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जब करें तो उसके एग्जैक्ट क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है, उसमें पता करना है, तो उसके लिए जो इम्प्यूरिटीज हैं उनको हटाना ज़रूरी होता है। और प्रेसिपिटेट के सरफेस पर जो इम्प्यूरिटीज हैं उनको हटाने के लिए ही हमको वॉशिंग करना पड़ता है। तो इसी बात को थोड़ा सा स्टैंडर्ड सेंटेंस में लिख दिया है हमने कि सम ऑफ द रिएक्टेंट आयंस may be adsorbed or may adhere the surface of the particles of the precipitate formed during an ionic reaction। कोई आयनिक रिएक्शन हो रहा है तो उसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसमें कुछ अदर पार्टिकल्स भी उस पर मिले रह सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू रिमूव दीज रिएक्टेंट आयंस द प्रेसिपिटेट शुड बी वॉश्ड विथ वाटर। इफ दिस इज नॉट डन, यदि यह नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो एन एरर में बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप करेंगे तो उसमें कुछ एरर प्रेजेंट रह सकते हैं। अब इसके बाद हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया, तो आइए हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर भी बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन 5.1 में कि ड्यूरिंग बिटवीन द मीनिंग distinguish between the meaning of terms adsorption and absorption, give one example of each। तो हम लोग इसके फर्स्ट वीडियो में ही एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में डिटेल्स बात किए हुए हैं। वैसे एक बार आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, और बाकी आप आराम से लिख सकते हैं, उसका एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन है, तो पहले आप कॉलम ऐसे बना लीजिएगा, इधर लिखेगा एडजॉर्प्शन और इधर लिखेगा एब्जॉर्प्शन। अब इसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या मिलता है कि एडजॉर्प्शन जो होता है ये एक सरफेस फेनोमेनन होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन आपका बल्क फेनोमेना होता है, पूरे मटेरियल के अंदर होता है। इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो सरफेस पर ज़्यादा उनका कंसंट्रेशन होता है और अंदर में नहीं होता है। और इसमें एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बल्क ऑफ मटेरियल होता है। एब्जॉर्बेंट के अंदर पूरे मटेरियल पर आपके फैल जाते हैं। उसके बाद होता है
कि एडजॉर्प्शन का जो रेट होता है वो शुरू में इंक्रीज करता है, शुरू में फास्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे सरफेस पर पार्टिकल्स गैदर होते जाते हैं तो उनका एडजॉर्प्शन रेट चेंज होते जाता है। यानी पूरे प्रोसेस में आपका एडजॉर्प्शन रेट पहले फास्ट होता है, बाद में स्लो होते जाता है, तो वेरिएबल होता है। जबकि एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन के केस में वो रेट आपका चेंज नहीं करता है या उसमें वेरिएशन कुछ नहीं होता है, वो एज यूजुअल रहता है। और इसके बाद इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है इसमें टेम्परेचर का भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उसमें टेम्परेचर का कोई खास इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ये एब्जॉर्प्शन आपका स्पेसिफिक होता है, वो लेस स्पेसिफिक होता है, उसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। तो ये सब बहुत सारे पॉइंट हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए हैं, इधर भी हैं, और आप आराम से बुक को एक बार रीड करेंगे तो लिख सकते हैं उसको। इसके बाद एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं कि जैसे वाटर वेपर है तो सिलिका जेल में ये इसका वाटर वेपर का एडजॉर्प्शन होता है, जबकि वही वाटर वेपर अगर कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस में अगर पास कराया जाए या एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में दिया जाए तो वहाँ पर वाटर वेपर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो वाटर वेपर ही दोनों जगह है, लेकिन सिलिका जेल में उसका एडजॉर्प्शन होगा, वाटर वेपर के वो सरफेस पर रहेगा, और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के अंदर क्या होगा कि पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल भी हुआ और 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजी-सॉर्प्शन एंड केमी-सॉर्प्शन। तो फिजी-सॉर्प्शन और केमी-सॉर्प्शन के बारे में हम लोग डिटेल्स में वीडियोज में देख चुके हैं, आप वहाँ से उसका डिटेल्स हमने राइट डाउन किया था, आपने भी राइट डाउन किया होगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, आप उसको फिर यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद पॉइंट वाइज उसके बाद है कि गिव रीजन वाई अ फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस इज मोर इफेक्टिव एज एन एडजॉर्वेंट। तो इसका मेन रीजन क्या है कि फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको जब हम यूज करते हैं एडजॉर्वेंट के रूप में तो वो मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। तो मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के कारण एडजॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है। इसके अलावा एक्टिव सेंटर्स भी बढ़ जाते हैं, फाइनली पार्टिकल्स तोड़ देने से एक्टिव सेंटर्स फॉर एडजॉर्प्शन इंक्रीज कर जाते हैं, इसलिए भी आपका रिएक्शन फास्ट हो जाता है, एडजॉर्प्शन फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.4 कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन अ सॉलिड। तो देखिए यहाँ पर इसको भी हमने लिख दिया था, पहले भी आप लोग पॉइंट वाइज नोट कर चुके हैं कि एडजॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसमें जैसे नेचर ऑफ गैस हो जाता है, एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया हो जाता है, प्रेशर हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट हो जाता है। तो ये 4-5 पॉइंट हैं, ये पॉइंट इनको अफेक्ट करते हैं। इसके बाद तो केवल पॉइंट इसमें लिखना है। फिर कह रहा है कि 5.5 में कि व्हाट इज एन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, डिस्क्राइब द फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपके वीडियो से ही नोट किए हुए हैं, वीडियो में देखे हुए हैं, डायरेक्ट वही लिखना है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। उसके बाद पूरा रूल्स उसका और फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को ड्रॉ करके भी आप दिखा दीजिएगा। तो पूरा डिटेल्स आपको वीडियो में दिया हुआ है, आप लिखे हुए हैं, तो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट, हाउ इज इट अचीव। तो देखिए एडजॉर्बेंट जो होता है उसको एक्टिव बनाने के लिए भी हम लोग बात किए थे, एडजॉर्प्शन थ्योरी की बात किए थे, तो वही एडजॉर्प्शन थ्योरी का डिटेल्स इसका आंसर होगा। एडजॉर्प्शन थ्योरी में क्या होता है, वो क्यों बढ़ाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट क्या करता है कि जब उसको फाइनल पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे फाइनली स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है तो उससे ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है एडजॉर्प्शन के लिए, और ज़्यादा सरफेस और एक्टिव सेंटर ज़्यादा मिलते हैं तो उस केस में आपका एडजॉर्प्शन का रेट
फास्ट हो जाता है। तो ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है एक्टिविटी? रेट ऑफ रिएक्शन को, जो एडजॉर्प्शन का रेट है वही आपका एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट हुआ, और वो कैसे प्राप्त किया जाता है, एक्टिवेटेड कैसे हुआ जाता है, तो हम उनको फाइनली पार्टिकल्स में, मतलब स्मॉलर पार्टिकल्स में मेनली कन्वर्ट करेंगे, तो आपका ये मिल सकता है, यानी एक्टिवेशन हो जाएगा एडजॉर्बेंट का। इसके बाद व्हाट रोल डज एडजॉर्प्शन प्ले इन हेट्रोजेनस कैटालिसिस? तो एडजॉर्प्शन का जो थ्योरी हम लोग पढ़े थे, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, तो वही इसका कंप्लीट पूरा डिटेल्स दे दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हेट्रोजेनस कैटालिसिस जब होते हैं तो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स एडजॉर्बेंट होता है, और गैसियस या लिक्विड पार्टिकल्स उसमें एडजॉर्बेट होते हैं। तो उनका एडजॉर्प्शन जब होता है तो उस एडजॉर्प्शन से आपको हेट्रोजेनस कैटालिसिस फास्ट होता है। तो उसमें पूरा जो आपकी थ्योरी है एडजॉर्प्शन थ्योरी, तो उसको आप डिटेल्स में देखे हुए हैं, वीडियो में समझे हैं अच्छे से, आप उसको लिख दीजिएगा, एक्सप्लेनेटरी वे में हो जाएगा। इसके बाद कहता है 5.8 में कि वाई इज एडजॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक? ये एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक क्यों होता है? तो एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होने का कारण क्या है कि जब भी एडजॉर्प्शन होता है तो इसमें जब पार्टिकल्स उसके सरफेस पर आते हैं तो उस केस में सरफेस मोलिक्यूल्स की एंट्रोपी आपकी डिक्रीज करती है, यानी डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव होता है। एंट्रोपी को आप डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा एस डिक्रीज करता है, यानी डेल्टा एस का वैल्यू आपका निगेटिव हो जाता है। और आप जानते हैं कि ये हिंट हो जाएगा किसके लिए? तो फॉर 5.8 एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में ये हिंट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि डेल्टा एस सरफेस पार्टिकल्स का एंट्रोपी डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण आपका डेल्टा एस इज निगेटिव, ये निगेटिव हो जाता है। अब आप जानते हैं कि गिब्स एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? तो गिब्स एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अब इसमें क्या हुआ कि टेम्परेचर तो आपका है, लेकिन डेल्टा एस जब निगेटिव हो गया तो टी डी एस, टी डेल्टा एस इज निगेटिव, ये निगेटिव हो गया क्योंकि टी आपका पॉजिटिव है और टी में डेल्टा एस निगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी इंटू डेल्टा एस आपका निगेटिव वैल्यू देगा, और वो निगेटिव ये पूरा निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच, इसके रियल वैल्यू को लिखेंगे तो वैल्यू डेल्टा एच प्लस टी डी एस का वैल्यू, टी डेल्टा एस का वैल्यू हो जाएगा। तो उस केस में अब ये स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमको ज़रूरी है कि गिब्स एनर्जी का वैल्यू निगेटिव हो। तो ये निगेटिव कब होगा? जब ये वाला डेल्टा एच का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव हो। तो गिब्स एनर्जी विल बी निगेटिव ओनली व्हेन डेल्टा एच इज निगेटिव। ये निगेटिव होगा तबे हो सकता है। तो जब ये निगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एच निगेटिव होगा, यानी रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होगा। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेनेटरी वे में लिख सकते हैं कि व्हेन एडजॉर्प्शन ऑकर्स और टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, द entropy of surface molecules decreases and therefore delta S is negative. Now for the spontaneous reaction or spontaneous change, Gibbs energy delta G must be negative. We know that delta G equals to delta H minus T delta S, और यहाँ पर डेल्टा एस चूँकि निगेटिव लिए हैं तो टी डेल्टा एस निगेटिव हो गया, तो देयरफॉर
टी डेल्टा एस इज निगेटिव और टी डेल्टा एस निगेटिव होगा। तो ये टी डेल्टा एस निगेटिव कब होगा? ये निगेटिव होगा जब आपका डेल्टा एच का वैल्यू इसके न्यूमेरिकल वैल्यू से ज़्यादा हो और निगेटिव हो। ये भी ध्यान रखना है कि टी डी एस का जो वैल्यू होगा उससे ज़्यादा होगा डेल्टा एच का वैल्यू न्यूमेरिकली, और ये निगेटिव होगा, तब आपका ओवरऑल गिब्स एनर्जी निगेटिव आएगा। और निगेटिव आने के केस में आपका स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन होगा, यानी डेल्टा जी के निगेटिव होने के लिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या हुआ? तो डेल्टा एच का निगेटिव होना जरूरी है, वैल्यू तो ज़्यादा होना ही चाहिए और निगेटिव होना जरूरी है। तो इसीलिए आपका रिएक्शन जो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो अब इसके बाद 5.9 में दिया हुआ है कि हाउ आर द कोलाइडल सॉल्यूशंस क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो इसका जो हम लोग डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर फिजिकल स्टेट वाला जो क्लासिफिकेशन किए थे कोलाइड्स का, सीधा वही टेबल आप लिख दीजिएगा, वही टेबल आपका आंसर हो जाएगा, उसको याद कर लीजिएगा तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 5.9 तक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिटेल्स में हमने देखा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो उसमें हम लोग 5.10 यानी 5.10 या 10 भी आप बोलते हैं, लेकिन जनरली इसको 5.10 ही बोला जाता है। 5.10 से लेकर के लास्ट तक यानी 5.27 तक के क्वेश्चन हम लोग टेक्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देख लेंगे, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेज ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तब तक आप ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मुझे ही बताना है, मैं अपना एक सीक्वेंस जारी रखते हुए ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, लेकिन आप अच्छे से वीडियो अगर देखे होंगे इस चैप्टर के डिफरेंट वीडियोज़ को, तो बिना हमारे बताए हुए भी आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन करेगा, लेकिन फिर भी हम अपने सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन को भी दे देंगे कि अगर कुछ लोगों को कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हो रही हो तो उनका ये लेवल क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तो अभी सेकंड वीडियो का इंतजार कीजिए जिसमें 5.10 से 5.20 तक के 27 तक के क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तो वीडियो देखते रहें। ये अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू, बेस्ट।